नमस्कार दोस्तों, प्रोग्रेसिव क्लासेज में आपका स्वागत है। आज है तारीख 18 सितंबर और आज हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय संस्करण में आए महत्वपूर्ण न्यूज एवं एडिटोरियल्स को, जिसकी हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। क्या क्या हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो भारत जो है, भारत की हॉकी टीम 5वीं बार एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो इसमें देख ही लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो चाइना को हरा करके है जो भारत है एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। आप जानते हैं पेरिस ओलंपिक में भारत ने कांस्य पदक जीता था, भारत की हॉकी टीम ने, और यह दूसरा लगातार कांस्य पदक था। ठीक है। और पाकिस्तान जो है दक्षिण कोरिया को हराकर इसमें कांस्य पदक जीता है एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में। और इसमें जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं वो हरमनप्रीत सिंह रहे हैं। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जो हुआ है हॉकी का, उसमें जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं हरमनप्रीत सिंह, 7 गोल दागे पूरे टूर्नामेंट में। फिर अगला जो हम न्यूज़ डिस्कस करेंगे वो है विश्व उन्नति से पहले एक राष्ट्र एक चुनाव होगा, ऐसा सरकार की मंशा है। तो यहाँ पे ये अमित शाह जी द्वारा कहा गया है, जो 100 दिन भारत सरकार के अभी पूरे हुए हैं मोदी सरकार 3 के। तो इसमें गरीब, महिलाओं, किसान और युवाओं, ये जानते हैं इन्होंने 4 जातियों में इस तरह से कैटेगराइज करने की कोशिश किया है। और इसमें मध्यम वर्ग के कल्याण के साथ आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए उठाए गए कदम की विस्तृत चर्चा यहाँ पे की गई है। वन नेशन वन इलेक्शन की भी बात की जा रही है। शाह ने वक्फ कानून संशोधन के बारे में भी यहाँ पे कहा है और इसके लिए बेहतर प्रबंधन के लिए प्रतिबद्ध है, ऐसी बात यहाँ पे कही गई है। QR कोड के माध्यम से ये जो है जो वक्फ कानून को के संशोधन को लेकर के इसके खिलाफ में कुछ अभियान चलाए जा रहे हैं। तो इस मुद्दे पे उन्होंने कहा कि JPC इस मुद्दे पर संज्ञान लेने में सक्षम है और वही संशोधनों पर वास्तविक सुझावों और अभियान के बीच अंतर का फैसला करेगी। ठीक है। इसके अलावा मणिपुर हिंसा को लेकर उनसे कुछ सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था कि स्थायी शांति के लिए मैतेई और कुकी समुदाय के बीच बातचीत कर रहे हैं। मणिपुर हिंसा को उग्रवाद से नहीं जोड़ना चाहिए, उग्रवाद से जोड़ने से परहेज करना चाहिए, और उन्होंने इसे सिर्फ नस्लीय हिंसा का नाम दिया है और कहा कि हम इन दोनों समुदायों के साथ लेकर हम अस्थायी रूप से शांति के लिए हम प्रयासरत है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ कही जा रही है। उसके अलावा अमृतकाल के दौरान 140 करोड़ देशवासियों को हम विकसित भारत के निर्माण के साथ जोड़ने में सफल रहे हैं, इसकी बात की जा रही है। 10 साल में अर्थव्यवस्था के सभी 13 पैरामीटर्स पे संतुलित विकास देखने को मिला है। विदेश नीति में रीढ़ की हड्डी देखने को मिला है, ये भी अमित शाह ने कहा। और तीसरे कार्यकाल में 3 लाख करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की मंजूरी दी गई है, जिससे 25,000 गाँव को सड़क नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। महाराष्ट्र के बधवाना में एक मेगा पोर्ट का भी निर्माण शामिल है। तो मोदी 3.0 में 3 लाख करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचागत परियोजना को मंजूरी दी गई है और इसके तहत 25,000 गाँव को सड़क नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा क्या है, उनसे रेल दुर्घटनाओं के बारे में पूछा गया था। तो आप जानते हैं कि भारत में जो है 1.1 लाख किलोमीटर लंबी रेल लाइन है और उसका सुरक्षा का पूरा रोड मैप ये बता रहे हैं कि हमारे पास तैयार है। ठीक है, 1,10,000 का हमारा पूरा रेलवे लाइन है, तो उसका पूरा सुरक्षा रोड मैप तैयार है हमारे पास। और गृह मंत्री ने साफ कहा कि यदि रेल दुर्घटनाओं के पीछे कोई साजिश है तो अधिक दिन तक ये नहीं चलेगी। इससे निपटने के लिए CBI, NIA, रेलवे पुलिस, गृह मंत्रालय सब मिलकर एक साथ सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तैयार है। ठीक है, जैसा कि आप देखते हैं, जानते होंगे कि अभी रेलवे ट्रैक पे भारी वस्तु या सिलेंडर रखने का प्रयास किया गया था। अधिकांश जो घटनाएं हो रही है वो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल और उत्तर प्रदेश में हुई है। तो ये जो न्यूज़ है हमने ये शॉर्ट में हम डिस्कस कर ली है। ठीक है, अगला जो हम न्यूज़ करेंगे डिस्कस वो रहेगा हमारा कि 229 में जो है लोकसभा चुनाव होगा और उसी में जो है वन कंट्री वन इलेक्शन की भी बात की जा रही है। आप जानते हैं 2002 का परिसीमन कानून में 2026 के बाद की जनगणना के आधार पर परिसीमन करने का प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि 2029 में लोकसभा का अगला चुनाव बढ़ी हुई सीटों के साथ हो सकता है। 2002 के परिसीमन कानून के तहत 2026 तक लोकसभा की सीटें बढ़ाने पर रोक लगी हुई है, तो 2026 के बाद होने वाली जनगणना के आधार पर ही सीटों का परिसीमन होगा। ये ज़्यादा चांसेस हैं कि 2027 में जनगणना होगा, क्योंकि 2021 में होना था, फिर कोविड आ गया और ये नहीं हो पाया। तो अब ज़्यादा चांस है 2027 में ये जनगणना होगा और 2026 के बाद होने वाली, हालांकि यहाँ पे कहा गया कि 2026 के बाद होने वाली जनगणना के आधार पर ही सीटों का परिसीमन होगा। तो सीटों का परिसीमन भी होना है, 2026 में सीटें बढ़ाई जाएगी। तो हो सकता है कि 2026 तक या 2026 से पहले, मतलब परिसीमन से पहले ही जनगणना हो जाए, क्योंकि परिसीमन के लिए जनगणना आवश्यक है। ठीक है, तो 2026 के
जो जनगणना होगी उसके बाद सीटों का परिसीमन होगा। ऐसे में जनगणना 2027 में होने की स्थिति में उसके आंकड़ों के आधार पर परिसीमन करने में कोई समस्या नहीं होगी। ध्यान देने की बात है कि विश्व 21 में जनगणना कोरोना कारण नहीं हो पाया था और इसके बाद 2027 में संभावना जताई जा रही है। इससे 2002 के परिसीमन कानून में संशोधन के बिना ही 2029 के पहले परिसीमन का रास्ता साफ हो जाएगा। देखिए 2027 में भी जनगणना होता है तो हमारा इलेक्शन 2029 में है और परिसीमन उससे पहले हो जाना चाहिए। और तो 2027 से लेकर 2029 के बीच में ये परिसीमन हो जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा संभावना है कि 2027 में हमारा जनगणना हो और 2026 में हमारी सीटें बढ़नी हैं। तो देखते हैं किस आधार पर होता है सारी चीज़ें, ठीक है। आगे देखते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है कि 2002 के परिसीमन कानून में लोकसभा की सीटें बढ़ाए बिना ही जनसंख्या वितरण के आधार पर सीटों के परिसीमन का प्रावधान किया गया था। इसके आधार पर 2008 में लोकसभा की सीटों का परिसीमन किया गया था। वर्ष 2002 की जनगणना यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2002 में परिसीमन हुआ था, जनगणना हुआ था 2001 में, फिर परिसीमन हुआ 2002 में और 2008 का लोकसभा चुनाव उसी परिसीमन के आधार पर हुआ था। तो बस 2026 तक रोक लगने और उसके बाद होने वाली जनगणना के आधार पर परिसीमन कराने की शर्त के कारण माना जा रहा था कि अगले परिसीमन 2031 की जनगणना के बाद हो सकेगा। लेकिन यदि 2021 में होने वाली जनगणना 2027 में होती है तो 2031 की जनगणना के लिए परिसीमन का इंतजार नहीं करना होगा। माना जा रहा है कि 2029 का अगला लोकसभा चुनाव परिसीमन के बाद 543 के बजाय लगभग 750 सीटें के लिए होगा। तो परिसीमन जब हो जाएगा तो 750 सीट हो जाएगी लगभग। इसमें नारी शक्ति बंधन अधिनियम के मुताबिक 1/3 सीट तो महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। बता दें कि विधायिका में महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग लंबे समय से हो रही है। इसको लेकर कई बार कोशिशें भी हुई, लेकिन कतिपय राजनीतिक दलों के विरोध की वजह से यह लटकता रहा। इसके पीछे भी लोकसभा सीटों की तय संख्या को एक प्रमुख कारण माना गया। इस समस्या के समाधान की दिशा में भी यह प्रस्ताव प्रमुखता से आया कि सीटों की संख्या बढ़ाकर महिला आरक्षण को सुनिश्चित किया जाए, ठीक है। इसमें जो एक समस्या है कि लोकसभा की सीट बढ़ाने में दक्षिणी राज्य का जो विरोध है वो पेच है, क्योंकि इन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में काफ़ी काम किया है और जो अगला परिसीमन होगा वो जनसंख्या के आधार पर होगा। तो कहीं ना कहीं इनको अपनी सीटों की घटने की संभावना मतलब एक आशंका जो है इनको लग रही है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि अनुपातिक आधार पर जो फार्मूला है, अनुपातिक प्रणाली के आधार पर सीटों का यहाँ पे फार्मूला निकाला जाए और उस आधार पर सीटों का बंटवारा किया जाए, ठीक है। तो ये हो गया ओवरऑल हमारा परिसीमन और जो 2029 से पहले सारी चीज़ें होनी है। 2029 में जो लोकसभा होनी है, लोकसभा का इलेक्शन होगा और उससे पहले 2026 में सीटें बढ़ेगी और उसके बाद हो सकता है जनगणना होगा 2027 में। तो ये सारी जो गतिविधियां होने वाली है उसको लेकर यहाँ पे एक न्यूज़ था, ठीक है। अगला देखते हैं जो न्यूज़ होगा वो हमारा जल योद्धा बनना होगा। ये द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा है। आप जानते हैं 8वां जल सप्ताह जो है वो चल रहा है और इसका उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू जी ने किया था और कहा कि जल स्रोत सीमित है और सही इस्तेमाल इसका करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हम जानते हैं कि जो पानी का जो 2.5% ही है जो शुद्ध जल है, मीठा पानी है, और उसमें भी 1% ही मानव समाज के उपयोग के लिए उपलब्ध है। विश्व के जल संसाधन में भारत का जो हिस्सा है केवल 4% है और इसका 80% भाग जो हम कृषि कार्यों में प्रयोग करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो शुद्ध जल है हमारा मात्र 2.5% है और उसमें भी 1% ही मानव समाज के लिए उपयोगी है, मानव समाज के लिए उपलब्ध है। 4% जो हिस्सा है पूरे विश्व के जल संसाधन का 4% भारत में है और जिसका 80% हम कृषि कार्य में प्रयोग कर रहे हैं। स्पष्ट है कि पानी बचाने का हर उपाय किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति ने सभी ग्रामीण घरों में नल से जल उपलब्ध कराने के लिए चलाए जा रहे जल जीवन मिशन को भी रेखांकित किया और इस अभियान ने लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला है। राष्ट्रपति ने गिरते भूजल स्तर पर चिंता जाहिर की और पौधारोपण इस चुनौती का सामना करने के लिए सबसे अधिक आवश्यक है, ऐसा इनका मानना है। जल संरक्षण के लिए राष्ट्रपति ने इस कहावत को दोहराया कि बूंद बूंद से सागर भरता है। इसके बाद इसी के साथ एक न्यूज है कि बांध निर्माण में विरोध का जो रोड़ा है इसके बारे में CR पाटिल जो है जल शक्ति मंत्रालय मंत्री, उन्होंने भी अपने संबोधन में कहा कि जल संचयन के लिए नदियों पर बांध बनाना बहुत जरूरी है, लेकिन अब केवल इससे समाधान नहीं होगा, बांध बनाने से सिर्फ समाधान नहीं होगा। लगभग सभी नदियों पर बांध बन रहे हैं या बन गए हैं, लेकिन समस्या यह है कि किसानों और पर्यावरणविदों के विरोध के कारण बांध परियोजनाओं में दशकों की देरी होती है। 20 से 25 हजार करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं और समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। यह कठिन काम इसलिए भी है क्योंकि इसमें गांव को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करना पड़ता है
पाटिल ने कहा, इन्हीं समस्याओं को देखते हुए प्रधानमंत्री ने 2021 में कैच द रेन अभियान की शुरुआत की थी। कैच द रेन अभियान की शुरुआत 2021 में की गई थी। इससे लोगों में वर्षा जल संरक्षण के लिए जागरूकता उत्पन्न हुई है। पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी ने कहा था कि तीसरा विश्व युद्ध जो होगा वो पानी के लिए होगा, लेकिन हम अपने सामूहिक प्रयास से यह भरोसा जताते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो भी इस विश्व युद्ध में भारत नहीं होगा। ठीक है, तो हम जल प्रबंधन और जल संरक्षण को लेकर काफ़ी काम करेंगे। इसी में कैच द रेन अभियान की यहाँ पे चर्चा की गई है। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो वाजपेयी जी उन्होंने कहा था कि अगला विश्व युद्ध होगा जो पानी के लिए होगा, लेकिन सी.आर. पाटिल जी का मानना है कि यदि ऐसा हुआ भी तो भारत उस विश्व युद्ध में शामिल नहीं होगा, हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगला देखते हैं, मछुआरों की आर्थिक सुरक्षा ने बढ़ाया मछली का निर्यात। ये जो मत्स्य पशुपालन एवं डेयरी मंत्री हैं राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, जदयू के मंत्री हैं बिहार से, तो ये बीपीएससी वालों के लिए यहाँ से न्यूज़ बन सकता है। तो मछली पालन एवं जलीय कृषि भोजन पोषण रोजगार एवं आय तथा विदेशी मुद्रा अर्जित करने का बड़ा स्रोत है। मछली पालन जो है जलीय कृषि भोजन पोषण रोजगार आय एवं विदेशी मुद्रा अर्जित करने का एक बड़ा स्रोत है। वर्तमान में मछलियों के निर्यात में 60,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की विदेशी मुद्रा आई है। मछली के निर्यात से 60,000 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा आई है। इससे 3 करोड़ मछुआरे एवं मछली पालकों की आजीविका भी चल रही है। 60,000 करोड़ रुपया हमने फॉरेन करेंसी अर्जित किया है और इससे 3 करोड़ से अधिक जो मछुआरे हैं और मछली पालक हैं उनका जीविका चल रहा है। बीते एक दशक में मछुआरों की सामाजिक आर्थिक सुरक्षा बढ़ी है, जिससे निर्यात भी बढ़ा है। ललन सिंह ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वैश्विक मछली उत्पादन में भारत की जो प्रतिशत है वो 8% हिस्सेदारी है। वैश्विक मछली उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 8% है और विश्व में भारत दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। हम पहला स्थान पर आ जाएंगे जल्द ही, ऐसा उन्होंने कहा है। और वर्ष 2013-14 में जो था हमारा 30,000 करोड़ रुपया का सी फूड हम निर्यात करते थे, जो 23-24 में लगभग 60,000 करोड़ रुपया का सी फूड हो गया, लगभग डबल हो गया है। तो पशुपालन मंत्री ने कहा कि कुल कृषि और संबंध क्षेत्र के सकल मूल्य संवर्धन में जीबीए में पशुधन का योगदान 2014-15 में 24.36% था, जो हो गया है 30% के आसपास। तो ये भी हम देख सकते हैं जीबीए में जो है पशुधन का योगदान अब कितना हो गया है, 30% हो गया है। यह देश की आर्थिकी में 5.5% का योगदान देता है। जो पशुधन है वो जीबीए का 30% है और यह 5.5% का योगदान दे रहा है आर्थिकी में। इस दौरान दूध उत्पादन के मूल्य में 125% तक वृद्धि हुई, जो 14-15 में 4.96 लाख रुपये से बढ़कर 11.16 लाख रुपये का हो गया। ठीक है, यहाँ पे दूध उत्पादन मूल्य के बारे में भी चर्चा की गई है। तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्स हमें देखने को मिला है पशुधन को लेकर के, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि 60,000 करोड़ रुपये का हम निर्यात किए हैं। 2014-15 में 13-14 में लगभग 31,000 करोड़ के आसपास था और अभी जो है हमारा मछली उत्पादन वैश्विक मछली उत्पादन का 8% है और हम जो है विश्व में दूसरे नंबर पर हैं। जल्द ही हम पहले स्थान पर आ जाएंगे, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, और जो पशुधन का योगदान है वो अब कितना हो गया है, 30% हो गया है। ठीक है, अगला न्यूज़ देखते हैं। पंजाब, आप जानते हैं कि यदि जोग्राफिकल रूप से देखें या क्लाइमेटिक रीजन के रूप में देखें तो वो धान प्रदेश तो निश्चित रूप से नहीं है, लेकिन वहाँ पे धान काफ़ी उत्पादन किया जाता है। तो उसका एक उसमें सबसे बड़ा जो जल की उपलब्धता वो कहाँ से हो रही है, भूजल शोधन से हो रही है। तो वहाँ पर जो भूजल है वो कहाँ पहुँच गया है, 450 फीट नीचे पहुँच गया है, जबकि 2000 में वो पंजाब में जो था 110 फीट पे ही था पानी। अब कहाँ पहुँच गया, 450 फीट, बहुत ज़्यादा नीचे जा चुका है और 2039 में तो ये 1000 फीट के नीचे चला जाएगा। अब धान का उत्पादन आप जानते हैं इसके पीछे एमएसपी बहुत बड़ा रोल निभाता है। अब एमएसपी को लेकर के आप जानते हैं पंजाब और हरियाणा खास करके, यहाँ पे पंजाब में जो किसान का किस तरह से विरोध देखने को मिला है। तो इस मुद्दे पे, पर्यावरणीय मुद्दे पे उन किसानों को भी विचार करना चाहिए कि हम किसका नुकसान करने जा रहे हैं आगे आने वाले भविष्य में। ठीक है, एमएसपी के चक्कर में हम धान उत्पादन को इस तरह से बढ़ावा दे दिए, भूजल कहाँ पहुँच गया उसका लेयर, इसके बारे में उनको जरूर सोचना चाहिए। ठीक है, तो 1000 फीट तक 2039 में पहुंचने की संभावना है। पंजाब सरकार की ओर से कृषि नीति का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। इस ड्राफ्ट में इन जोनों में धान की खेती को प्रतिबंधित करने की सिफारिश की गई है। तो यहाँ पर कृषि नीति का ड्राफ्ट तैयार किया गया पंजाब में
और इस ड्राफ्ट में इन जोनों में धान की खेती को प्रतिबंधित करने की सिफारिश की गई है। धान के कारण भूजल तेजी से गिरता जा रहा है। हालांकि साल 2008 में तब की अकाली भाजपा सरकार ने एक कानून बनाकर धान की रोपाई 10 जून से पहले करने पर रोक लगा दी थी। 10 जून से पहले नहीं करना है, क्योंकि इन दोनों क्या होता है, बाष्पीकरण ज़्यादा होता है और 10 से 30 जून के बीच में प्री मानसून आने से मानसून में कुछ नमी आ जाती है, उसके बाद आप धान की खेती कर सकते हैं। अब अगर सरकार इन 15 ब्लॉकों में धान की खेती पर पाबंदी लगानी है तो इसी एक्ट में संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है। पंजाब की कुल 143 ब्लॉक में से 117 ब्लॉक डार्क जोन में है। यही समझिए कि पंजाब का 143 में से 117 ब्लॉक डार्क जोन में है। इनमें से 15 क्रिटिकल डार्क जोन में चले गए हैं। इन ब्लॉक में नए ट्यूबवेल लगाने से पूर्व केंद्रीय भूजल और जल बोर्ड से अनुमति लेनी होती है। जिन ब्लॉकों में अभी जल स्तर ऊपर है वह केवल इसलिए क्योंकि इन ब्लॉक में भूजल ना तो पीने लायक है और ना ही सिंचाई योग्य है। अब नई कृषि नीति के जरिए सरकार न सिर्फ धरती के पानी को बचाना चाहती है, बल्कि धान की कटाई के बाद जलने वाली पराली पर भी रोक लगाना चाहती है। सरकार ने सभी किसान संगठनों को इस नीति पर अपनी राय देने के लिए कृषि नीति की ड्राफ्ट पॉलिसी भेज दी है। अब नए ड्राफ्ट में केवल यही पेच है कि क्या किसान संगठन इस बात पर सहमत होंगे। फिर यहाँ किसान संगठन आ गए। अब क्या स्वार्थ है इसके पीछे, क्या राजनीति है, पता नहीं, लेकिन इससे जो पंजाब के किसान हैं उनका हित सुरक्षित नहीं हुआ है। जिस तरह से जो तीनों फार्म पॉलिसी थी वो हो सकता है उसमें कुछ जो है नकारात्मक चीज़ें रही होंगी, लेकिन ओवरऑल वो अच्छा था और उसमें विचार विमर्श करके उसका सोल्यूशन निकाला जा सकता था। उसी तरह से अब ये जो किसानों के लिए एक नया ड्राफ्ट आया है कृषि पंजाब में, तो अब ये पॉलिसी आई है। अब इसमें भी किसान संगठन किस तरह से उस पर रिएक्ट करेंगे, अब इस पर विचार करना होगा। अगर 15 ब्लॉक में धान की खेती पर पाबंदी लग जाती है तो निश्चित तौर पर धान के अधीन रकबा कम होगा और उतना ही पराली भी कम होगी, जिसका निस्तारण करना होता है। बता दें कि इस बार भी पराली जलाने का सिलसिला शुरू हो गया है। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 15 सितंबर से 30 नवंबर तक पराली जलाने की मॉनिटरिंग करता है। पहले ही 15 सितंबर को पराली जलाने के 11 केस सामने आ चुके हैं अब तक। तो ये काफ़ी कंसर्निंग न्यूज़ यहाँ पर था। ठीक है। इसमें कहा जा रहा है सतर्कता, कृषि नीति में अति संवेदनशील ब्लॉकों में धान की खेती को प्रतिबंधित करने का किया गया है प्रावधान। राज्य में 450 फीट तक हो चुका है जल स्तर, ये हमने चर्चा कर लिया है। ठीक है। 15 ब्लॉक जो है वो अति संवेदनशील हो चुके हैं पंजाब के। ठीक है। अगला देखते हैं। इसमें कचरा प्रबंधन को लेकर के ये केस स्टडी है, बहुत शानदार। इस बीपीएससी का जो मेंस होता है उसमें साइंस टेक का जो क्वेश्चन होता है उसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, कचरा प्रबंधन आदि को लेकर के एक वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें आप इस केस स्टडी को लिख सकते हैं। केस स्टडी क्या है कि चंडीगढ़ में जो है जीरो वेस्ट फूड स्ट्रीट का निर्माण किया जा रहा है। जीरो वेस्ट बिल्कुल, वहाँ पे किसी भी तरह का वेस्ट नहीं रहेगा उस स्ट्रीट फूड में। जीरो वेस्ट फूड स्ट्रीट है लेकिन वहाँ पे जीरो वेस्ट होगा। क्या किया जा रहा है वहाँ पर कि प्लास्टिक के जितने भी सामान हैं, और मॉडर्न फूड स्ट्रीट में प्लास्टिक पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी और एक अस्थायी और पर्यावरण के अनुकूल स्थान बनाने के लिए यहाँ केवल गैर मोटर चालित यातायात को ही मंजूरी मिलेगा। ईवी वाले ही चलेंगे समानता। और यहाँ समर्पित साइकिल ट्रैक भी बनाया जाएगा। रीयूज और रीयूज और रिसाइकिल के सिद्धांत को अपनाते हुए कार्य किया जाएगा। खाने पीने के लिए मिट्टी और स्टील के बर्तन का प्रयोग होगा। किसी तरह का डिस्पोजल यहाँ नहीं दिखेगा, जो गंदगी का सबसे बड़ा कारण है। कुछ कचरा बचेगा भी तो उसका कंपोस्ट में बदल दिया जाएगा। भारत सरकार नेशनल हेल्थ मिशन के तहत चंडीगढ़ के इस प्रोजेक्ट को 1.17 करोड़ रुपये का फंड दिया है। चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने इस पुराने फूड स्ट्रीट को जीरो वेस्ट मॉडर्न फूड स्ट्रीट में बदलने का काम शुरू किया है। फूड स्ट्रीट का काम लगभग 80 से 90% हो चुका है। अक्टूबर के आखिर तक शहर को एक नई जीरो फूड वेस्ट मॉडल फूड स्ट्रीट मिल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ के जो कमिश्नर हैं नगर निगम चंडीगढ़, इनका काफ़ी बड़ा रोल रहा और यहाँ पे कह रहे हैं कि पहले जीरो वेस्ट मॉडर्न फूड स्ट्रीट का काम तेज़ी से पूरा किया जा रहा है। समय की ज़रूरत को देखते हुए अब फूड स्ट्रीट बनाई गई है। जीरो वेस्ट, प्लास्टिक मुक्त, दिव्यांग फ्रेंडली, बेहतर सुंदरीकरण से यह फूड स्ट्रीट एक उदाहरण बनेगी। इस पहल को सफल बनाने की जिम्मेदारी दुकानदारों, रेजिडेंट्स और विजिटर्स सभी की होगी। जीरो वेस्ट प्रोडक्ट्स के लिए दुकानदारों को ट्रेनिंग देंगे और प्लास्टिक का प्रयोग रोकने के लिए सख्ती भी करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा न्यूज़ था और ये बढ़िया केस स्टडी है। तो देश की पहली मॉडर्न फूड स्ट्रीट बन रही है और अक्टूबर में इसका उद्घाटन हो जाएगा। कहाँ बन रहा है? चंडीगढ़ में। ठीक है।
अब देखिए चंडीगढ़ को आकार कौन दिया था, तो ली कार्बूजिए जो है चंडीगढ़ को आकार देने वाले थे आर्किटेक्ट। तो उनकी छाप भी फूड स्ट्रीट पर देखने को मिलेगी, जिसमें सजावटी लाइट, ट्रैक लाइट, ये सब लगाया जाएगा। सुखना लेक के लिए यहाँ पे ली कार्बूजियन ने डिजाइन किया था। सुखना लेक पर ओवरहेड लाइट्स की जगह जमीन पर खास कंक्रीट स्ट्रक्चर में लाइट लगाई गई है, या फूड स्ट्रीट पर भी ऐसी लाइट लगाई गई है। तो ये बहुत अच्छा न्यूज़ था। ठीक है, अगला देखते हैं, कीटनाशकों के दुष्चक्र में कृषि। तो कीटनाशक के दुष्चक्र में कृषि है, इस पे हम देख रहे हैं न्यूज। तो कृषि क्षेत्र में कीटनाशकों और प्लास्टिक का बढ़ता उपयोग पर्यावरणीय स्थिरता के लिए एक खतरा बन के उभरा है। जो भारत कृषि क्षेत्र के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए 7 देश भारत, इक्वाडोर, केन्या, लाओस, फिलीपींस, उरुग्वे और वियतनाम ने एक सामूहिक रूप से किसानों को $379 मिलियन की वित्तीय सहायता देने की पहल की है। इसका मकसद क्या है? प्लास्टिक और कीटनाशकों के प्रयोग से मुक्त कृषि को प्रोत्साहन देना, जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए घातक सिद्ध हो रहा है। कृषि क्षेत्र में बढ़ता प्लास्टिक का जो उपयोग है पर्यावरण स्थिरता के लिए खतरा बनकर उभरा है। हर साल विश्व में 12 अरब किलोग्राम कृषि प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर देखिए कृषि प्लास्टिक की बात की जा रही है, जैसे ग्रीन हाउस गैसेज जो उसको बनाने के लिए, या प्लास्टिक मल्चिंग की विधि जो होती है उसमें प्लास्टिक का यूज किया जाता है, और वो काफ़ी पतली परत होती है, फसलों की पंक्तियों को ढकती है ताकि उनके जड़ों को सुरक्षित रखा जा सके और फसल उगाने के दौरान खरपतवार को रोका जा सके। इसके अलावा प्लास्टिक का उपयोग छाया और सुरक्षात्मक जाल तैयार करने तथा सिंचाई उपकरणों में किया जाता है। कृषि में प्लास्टिक का उपयोग मृदा स्वास्थ्य, जैव विविधता, उत्पादकता और खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करता है। कृषि क्षेत्र में प्लास्टिक के उपयोग के बाद पूरी तरह से एकत्रण और उसका दोबारा उपयोग या पुनर्चक्रण करना आसान नहीं होता है, क्योंकि वह खराब या गंदा हो जाता है। इसके व्यापक उपयोग से मिट्टी में बड़ी मात्रा में माइक्रो और नैनो प्लास्टिक जमा होने लगते हैं, जिससे मृदा एवं जल स्रोत प्रदूषित हो जाता है। कृषि उत्पादन में कीटनाशक अपरिहार्य बनता जा रहा है। कृषि में कीटनाशकों के प्रभाव का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि लगभग इसके विषैले प्रभाव से हर साल लगभग 11,000 लोग मरते हैं। मानव स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान के अलावा फसलों पर प्रयोग के बाद इसके अंश जो है वायुमंडल में वर्षा जल के साथ मिलकर जल स्रोत और भूमि में मिलकर मिट्टी के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार हर साल लगभग 4 अरब टन कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। कितना? 4 अरब टन लगभग हम लोग कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार ये कहा गया है। कीटनाशक सीधे संपर्क के कारण त्वचा एवं आंख श्वसन के जरिए, फेफड़ों और उत्पादित खाद्य पदार्थों के जरिए मानव शरीर में प्रवेश कर जाता है। साथ ही यह पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदूषित करता है। यह पशु पक्षी, सूक्ष्मजीव और जलीय जीवन के लिए भी नुकसानदायक है। बहरहाल ग्रीन गैस उत्सर्जन के 29, ऊर्जा खपत के 30 और भूमि उपयोग के 33, भूजल निष्कर्षण के 70 और वनों की कटाई के लिए 75% हिस्से के लिए जिम्मेदार कृषि को पर्यावरण अनुकूल बनाना जरूरी है। यह सतत विकास लक्ष्य को हासिल करने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ये कटाक्ष रूप में कितना बढ़िया यहाँ पे कहा गया कि ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन के लिए जो है कृषि 29% जिम्मेदार है, ऊर्जा खपत के लिए 30% कृषि, भूमि उपयोग के लिए 33%, भूजल निष्कर्षण के लिए 70% और वन की कटाई के लिए 75% के लिए जिम्मेदार कृषि को पर्यावरण अनुकूल बनाना जरूरी है। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे फैक्ट दिया गया है। जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कृषि का योगदान कितना है? 29%। ऊर्जा खपत में कृषि 30% यूज हो जाता है, भूमि उपयोग में 33%, ऊर्जा में 70%, भूजल निष्कर्षण में 70% और वन की कटाई का 75% हिस्सा कृषि के लिए यूज किया जाता है। तो अब जरूरी है कि हम इसको पर्यावरण अनुकूल बनाएं। यह सतत विकास लक्ष्य को हासिल करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ये बहुत ही बढ़िया न्यूज़ था क्लाइमेट को लेकर के, और कीटनाशकों का जो दुष्चक्र कृषि में चल रहा है, इसमें कृषि प्लास्टिक जो है उसके बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया कि हम जो है 12 अरब किलो जो है कृषि प्लास्टिक का हम उपयोग कर रहे हैं लगभग, और कई कहाँ कहाँ कर रहे हैं इसके बारे में भी हमने चर्चा किया। प्लास्टिक मल्चिंग, जो ग्रीन हाउस, इसमें फसल उगाने के दौरान खरपतवार को रोकने के लिए फसलों की पंक्तियों को ढकते हैं, हम कई सारी चीज़ें हम करते हैं। और ये क्या है कि माइक्रो प्लास्टिक्स के रूप में खेत में, जल में ये जमा हो जाता है और जल स्रोत को दूषित करता है। ये सारी चीज़ हम यहाँ पे हमने चर्चा किया है। ठीक है, इसके अलावा यह पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदूषित करता ही है, पशु पंछी, सूक्ष्मजीव और जलीय जीवन के लिए भी नुकसानदायक है। हमारे सीधे संपर्क में आएगा तो फेफड़ा उत्पादित जो कीटनाशक हैं, ये जो है 4 अरब टन हम
कीटनाशक का उपयोग करते हैं और सीधे संपर्क में आएगा तो आग शोषण के जरिए फेफड़े और उत्पादित खाद्य पदार्थ के जरिए ये मानव शरीर में प्रवेश कर जाता है और पारिस्थितिकी तंत्र को दूषित करता है। पशु पक्षी, सूक्ष्मजीव और जलीय जीवन के लिए नुकसानदायक है। ये सारी चीज़ हम यहाँ पे हमने देख लिया। अब अगला देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे एडिटोरियल है, और ये एडिटोरियल है विवेक देवराय, जो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख और सिन्हा परिषद में ओएसडी अनुसंधान है। तो विवेक देवराय जो है आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख हैं। तो उनका यहाँ पे एक लेख आया है कि गरीबी का जो दायरा है वो अब सिकुड़ता जा रहा है, भोजन में बढ़ती विविधता, आमदनी में वृद्धि और अनाज का घटता उपयोग आर्थिक प्रगति के सकारात्मक संकेतों को दर्शाता है। तो गरीबी के मुद्दा पर का जो मुद्दा है उस पर यहाँ पे चर्चा किया गया है कि गरीबी के मुद्दे पर लंबे समय से गंभीर बहस होती आई है। इस बहस का एक बिंदु यह भी होता है कि आर्थिक वृद्धि का गरीबी पर क्या असर होता है। ये आर्थिक वृद्धि की बात की जा रही है, आर्थिक वृद्धि और विकास, इसकी हमने चर्चा किया था। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आर्थिक वृद्धि का गरीबों पर क्या असर पड़ता है, इसका भी कई बार चर्चा होता रहता है। अमूमन यही माना जाता है कि आर्थिक वृद्धि के विस्तार के साथ ही गरीबी का दायरा सिकुड़ता है। भारत में गरीबी का आकलन गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या से किया जाता है। भारत में गरीबी का आकलन गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या से किया जाता है। जीवन निर्वाह के लिए वस्तुओं और सेवाओं की एक न्यूनतम कसौटी को गरीबी रेखा के तौर पर मान्यता दी गई है। चूंकि घरेलू सर्वेक्षण से प्राप्त आमदनी के आंकड़े पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं, तो भारत में गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए प्रति व्यक्ति मासिक खपत को पैमाना माना गया है। तो प्रति व्यक्ति जो मासिक व्यय है, हम यहाँ पे एक पैमाना मानते हैं। पिछली सदी के छठे दशक में विकसित हुई इस पद्धति को 8वें दशक में संशोधित किया गया। गरीबी के आकलन में सटीक डाटा जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही अहम गरीबी रेखा को भली भांति रूप से परिभाषित करना भी है। इसी कड़ी में घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण यानी HCES अहम भूमिका निभाती है। इस सर्वे में खान-पान, परिधान, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी 350 श्रेणियों पर होने वाले खर्च को शामिल किया जाता है। HCES के हालिया आंकड़ों में गरीबी के परिदृश्य की एक अलग कहानी दिखाई पड़ती है। इसके आंकड़े गरीबी की मौजूदा और संभावित दशा दिशा को दिखाते हैं। इससे जुड़े आंकड़ों के दूसरे चरण की जमीनी पड़ताल की प्रक्रिया भी जारी है। उनके सामने आने के बाद कुछ और ठोस और आधार मिलेंगे, लेकिन जो आंकड़े सामने आए हैं उनके व्यापक विश्लेषण से देश में उपभोग के रुझान को लेकर व्यापक परिवर्तन देखने को मिले हैं। इससे स्पष्ट है कि लोग अब केवल अनाज पर ही केंद्रित न होकर अपने भोजन में दूध, मांस, फल और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों को भी तरजीह दे रहे हैं। खान पान के रुझान में इस परिवर्तन का कृषि नीति, पोषण, स्वास्थ्य और जन कल्याण जैसे पहलुओं से गहरा सरोकार है। इस रुझान के प्रमुख निष्कर्षों की पड़ताल करें तो प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय में भारी बढ़ोतरी हुई है। प्रति व्यक्ति जो उपभोग व्यय है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। ग्रामीण उपभोग में 164%, तो शहरी उपभोग में 146% की बढ़ोतरी हुई है। इसमें बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्य क्या है जबरदस्त तेजी दिखाए हैं। ग्रामीण सिक्किम 394% की बढ़ोतरी के साथ शीर्ष पर काबिज है। तो ग्रामीण उपभोग व्यय में काफ़ी वृद्धि हुआ है, ग्रामीण और शहरी दोनों उपभोग व्यय में काफ़ी वृद्धि हुआ है। यहाँ पे कहा गया है कि सिक्किम जो है 394% की बढ़ोतरी के साथ शीर्ष स्थान पर काबिज है। इसका दूसरा पहलू तो और भी महत्वपूर्ण है कि वह यह कि स्वतंत्रता के बाद पहली बार ऐसा देखने को मिला कि भोजन सामग्री पर घरेलू खर्च का हिस्सा 50% से भी कम हो गया है। भोजन पर होने वाले खर्च में कमी जीवन स्तर में सुधार के साथ ही एंजल के नियम के अनुरूप भी है। कहा जा रहा है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि भोजन में जो खर्च है वो 50% से कम हुआ है, और भोजन पर जब खर्च कम होता है तो जीवन स्तर में सुधार के साथ एंजल का जो नियम है उसके अनुरूप यह है कि आय बढ़ने के साथ ही भोजन पर होने वाला खर्च का अनुपात घटता जाता है। तो जैसे जैसे आय बढ़ेगा तो भोजन पर होने वाला खर्च का अनुपात घटता जाता है। तीसरा पहलू है कि अनाज की खपत में गिरावट को दर्शाता है। ठीक है, अनाज की खपत में गिरावट को दर्शाता है। विशेष रूप से आर्थिक तलहटी में मौजूद 20% लोगों के स्तर पर यह देखने को मिला है। इसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जैसी खाद्य सुरक्षा पहल की भी भूमिका हो सकती है, जिससे करोड़ों लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है कि गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को क्या है, मुफ्त अनाज मिल रहा है। तो उनका जो व्यक्तिगत जो व्यय होना चाहिए खाद्यान्न के ऊपर वो कम हो रहा है, भोजन के ऊपर कम हो रहा है।
तो ये मुफ्त जो अनाज मिल रहा है इसका भी एक कारण हो सकता है। इसके चलते लोग अपने भोजन में, अब क्या है, खाद्यान्न पे उनको खर्च कम करना पड़ रहा है, तो अब भोजन में फल, सब्जी, डेयरी उत्पाद, एनिमल प्रोटीन को शामिल कर रहे हैं। यह परिवर्तन भारत के कृषि एवं पोषण नीतियों के पुनर्मूल्यांकन की मांग करता है। बहुत बढ़िया। तो यह जो परिवर्तन हुआ वह भारत की कृषि एवं पोषण नीतियों के पुनर्मूल्यांकन की मांग करता है, जो नीतियां अनाज उत्पादन की ओर उन्मुख रही है। अभी तक जो हमारी नीतियां रही है मुख्यतः अनाज उत्पादन की ओर उन्मुख रही है। यह रिपोर्ट बताती है कि हमारी कृषि नीतियों की दिशा में फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन देने पर केंद्रित होना चाहिए। मौजूदा व्यवस्था में गेहूं और धान जैसी फसलों के लिए कायम न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी और खरीदारी से जुड़ा तंत्र, इनकी मांग घटने के बावजूद उनके उत्पादकों को असंगत रूप से लाभ पहुंचाने वाला है। यही हमने ऊपर भी चर्चा किया है। पंजाब में जो कृषि बिल का जो विरोध हुआ उसके पीछे एमएसपी है, और वो क्या कर रहे हैं, पंजाब तो धान का एग्रीकल्चर लैंड नहीं है धान के लिए, फिर भी एमएसपी के चक्कर में वो धान उगाए जा रहे हैं और 450 फीट नीचे पानी का स्तर लेकर चले गए हैं। और एमएसपी के चक्कर में जो फसल विविधीकरण होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, और इससे क्या है कि उत्पादकों को असंगत रूप से उनको लाभ मिलता है एमएसपी वालों को। जो लाभ खास करके पंजाब हरियाणा वाले किसान को एमएसपी का अत्यधिक लाभ मिल रहा है। तो ये जो असंगति है, वहीं बिहार और यूपी के लोगों को का जो उत्पादकता सॉरी जो जो लाभ मिलना चाहिए एमएसपी का, वो उस रूप में नहीं मिल पाता है। तो एमएसपी का जो सबसे ज़्यादा विरोध, एमएसपी को लेकर के जो सबसे ज़्यादा वो चीज़ें की जा रही है वो पंजाब हरियाणा में की जा रही है। ठीक है, क्योंकि सबसे अधिक जो लाभ एमएसपी का कहीं ना कहीं मिला है तो उनको मिला है। ऐसे में बागवानी और इसके कारण विविधीकरण प्रभावित हुआ, वो धान और गेहूं उगाए जा रहे हैं। ऐसे में बागवानी, डेयरी, मवेशी पर जोर देना टिकाऊ एवं सतत विकास की ओर अग्रसर करने के साथ ही कृषि उत्पादकता एवं पोषण के मोर्चों को भी मजबूत करेगा। और यदि हम विविधीकरण को बढ़ावा देंगे, बागवानी, डेयरी, मवेशी, इस पे जोड़ देंगे, तो सतत विकास की ओर हम अग्रसर होंगे और कृषि उत्पादकता एवं पोषण के मोर्चे पर भी हम मजबूत होंगे। यह रिपोर्ट कुछ चिंताजनक पहलुओं की ओर इशारा करती है। ऐसा ही एक पहलू प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के बेतहाशा बढ़ते उपभोग का है। प्रोसेस्ड फूड का जो है उसका बेतहाशा एक तरह से उपभोग हो रहा है। खासतौर से शीर्ष 20% अमीर आबादी में यह खपत खासी बढ़ी है, जिससे जन स्वास्थ्य के समक्ष एक संकट का आकार ले रहा है। खास करके जो अमीर आबादी है वहाँ पर प्रोसेस्ड फूड की डिमांड बढ़ी है और उसका उपभोग बढ़ा है। ये क्या है, जन स्वास्थ्य के समक्ष एक संकट के रूप में आ गया है। तमाम शोध अनुसंधान निरंतर रूप से यह दर्शाते हैं कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य उत्पादों और मोटापा, मधुमेह, हृदय संबंधी बीमारियों जैसी गैर संचारी रोगों के बीच सीधा संबंध है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड जो फूड उत्पाद हैं, ज़्यादा कंज्यूम करने से मोटापा, मधुमेह, हृदय संबंधी जो बीमारियां हैं, ये इसका सीधा संबंध देखने को मिलता है। ऐसे में सरकार को इन प्रोसेस्ड फूड पदार्थों को लेकर पोषण से जुड़े पहलुओं के विनियमन का कोई उपाय करना चाहिए। साथ ही इन खाद्य सामग्रियों के अच्छे उपभोग को लेकर जन जागरूकता का प्रसार भी उतना ही आवश्यक है। विशेष रूप से शहरी इलाकों में ऐसा किया जाना चाहिए। रिपोर्ट कुछ और महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर भी इशारा करती है, जैसा एनीमिया के बढ़ते मामले। इस लिहाज से महिलाओं और बच्चों की संवेदनशीलता उजागर होती है। एनीमिया को लेकर के सरकार द्वारा आयरन युक्त खाद्य उत्पादों को प्रोत्साहन देने के बावजूद एनीमिया की समस्या बनी हुई है। ऐसे में केवल आयरन युक्त खाद्य सामग्री ही नहीं बल्कि खान पान में विविधता भी एनीमिया को चुनौती से निपटने में उतना ही महत्वपूर्ण होगा। ये बहुत बड़ा एंगल है, बहुत बड़ा पक्ष है। एनीमिया जो महिलाएं एनीमिया से पीड़ित होती हैं, महिलाएं और बच्चे, हमें कोशिश करना चाहिए जो आयरन युक्त खाद्य उत्पाद है उसको प्रोत्साहन दें, और खान पान में विविधता जो है एनीमिया को चुनौती से निपटने में महत्वपूर्ण होगा। ऐसे में उन नीतियों को अपनाने की आवश्यकता महसूस होती है जो विविधतापूर्ण पोषण से परिपूर्ण भोजन तक पहुंच को सुगम बना सके। विविधतापूर्ण पोषण से परिपूर्ण भोजन तक का जो पहुंच है वो सुगम बने। विशेष रूप से गरीब परिवारों के लिए ऐसी कोई पहल और भी आवश्यक है। उपभोग का यह बदला हुआ रुझान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में समय अनुकूल परिवर्तन की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है। यदि उपभोक्ता के व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है तो मुद्रास्फीति के आकलन की प्रक्रिया भी उसी अनुसार संशोधित की जाए। उपभोक्ता के व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है तो उसी हिसाब से मुद्रास्फीति के आकलन की प्रक्रिया भी उसी के अनुसार संशोधित की जाए, तभी महंगाई की जो सही तस्वीर है सामने आएगी। कुल मिलाकर भोजन में आ रही विविधता, बढ़ती आमदनी और अनाज का घटता उपभोग आर्थिक प्रगति के सकारात्मक संकेतों को दर्शाता है। बहुत बढ़िया।
भोजन में आ रही विविधता, बढ़ती आमदनी और अनाजों का घटता उपभोग आर्थिक प्रगति के सकारात्मक संकेतों को दर्शाता है। हमें अपनी नीतियों को भी बदलते समय के अनुसार बदलना चाहिए, क्योंकि भारत जिस प्रकार प्रगति के पथ पर अग्रसर है, तो हमें स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और जन कल्याण के मोर्चे पर चुनौतियों को भी तोड़कर निकालना पड़ेगा। तो ये प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख विवेक देवराय जी का यहाँ पर संपादकीय था, और ये काफ़ी शानदार संपादकीय यहाँ पर था। ठीक है, इसमें कई सारे पक्ष हमें जानने सुनने को मिले, उपभोग व्यय और किस तरह से हमारी जो खाद्य प्रवृत्ति है परिवर्तित हो रही है, और इसका जो मुद्रास्फीति है उसके आकलन पे किस तरह से असर पड़ता है, इन सभी के बारे में हमने यहाँ पे चर्चा किया। अगला देखते हैं, उनकी भी सुने जिनकी सुनवाई नहीं हो। ये कहा गया है SC ST आरक्षण का जो उप वर्गीकरण लागू करने संबंधी जो चीज़ें थी, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था कि यहाँ पे उप वर्गीकरण होना चाहिए, और जिस तरह से इसको बैक किया गया, जिस तरह से इसके इस जो डिसीजन था, इस डिसीजन के अगेंस्ट आवाज़ें उठी, तो उस पर एक बार पुनः विचार करने की आवश्यकता है। यहाँ पे ये राजीव सिद्धांत जी का लेख है। इसमें कहा जा रहा है कि इससे सभी पहली भांति परिचित हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का कई दल और संगठन की ओर से विरोध किया गया। SC ST आरक्षण में उप वर्गीकरण को लागू करना संविधान सम्मत है, लेकिन आखिर इससे कितने लोग अवगत हैं कि इस फैसले का स्वागत करने वाले भी हैं। इसमें मुख्यतः SC ST समाज के वंचित जातियों के संगठन SC ST आरक्षण में उप वर्गीकरण के फैसले का स्वागत करने के साथ ही उसे लागू करने की मांग भी कर रहे हैं, लेकिन उनके बाद कठिनाई से, अब देखिए SC ST में भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस उप वर्गीकरण के समर्थक हैं, और वो चाहते हैं कि SC ST में भी उप वर्गीकरण होना चाहिए, क्रीमी लेयर का कंसेप्ट होना चाहिए, और ये मांग कहीं ना कहीं जायज़ भी है। आप जानते होंगे कि हालांकि कहना नहीं चाहिए, राजस्थान की एक जो प्रमुख जनजाति है, वो जनजातियों की मैक्सिमम जो सीटें होती हैं वो कवर करती हैं। वहीं पर झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वोत्तर, नॉर्थ इंडिया के जो अन्य जनजातियां हैं वो इसका लाभ नहीं ले पा रही हैं। तो यहाँ पर वर्गीकरण की आवश्यकता तो जरूर महसूस की जा रही है। इसी तरह से SC में भी कई सारे कैटेगरीज हैं, SC में भी जो काफ़ी सक्षम हैं और आरक्षण का भरपूर लाभ ले चुके हैं, जबकि वहीं पर कुछ ऐसी भी जातियां हैं जिनको आरक्षण का भरपूर लाभ नहीं मिल पाया, उचित लाभ नहीं मिल पाया है। तो उनको ये लाभ सुनिश्चित हो, इसके लिए उप वर्गीकरण आवश्यक है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो डिसीजन था वो राजनीति की भेंट चढ़ गया, और इसमें पर जो प्रमुख संगठन और दल हैं या इवन की सरकार को भी इसमें अपने पक्ष को क्लियर करना पड़ा, क्योंकि राजनीति का भी एक अपना महत्व है। उस हिसाब से उत्तर भारत में जो है जीतनराम मांझी का दल SC ST आरक्षण में उप वर्गीकरण का समर्थन करता है, जबकि मायावती, चिराग पासवान और चंद्रशेखर जैसे ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध ही नहीं किया, बल्कि भारत बंद के जरिए सड़कों पर उतरकर नाराजगी भी जताई। तो देखिए दोनों पक्ष ही है। यहाँ पे जीतनराम मांझी जो है उप वर्गीकरण के समर्थन में है, वहीं मायावती, चिराग पासवान, चंद्रशेखर जो है भारत बंद करके इन्होंने अपनी नाराजगी जताई। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के समर्थन में भी कई संगठन सड़क पर उतरे, लेकिन उनकी सक्रियता जो है मीडिया के एक बड़े हिस्से में दर्ज नहीं हो पाई। वाल्मीकि समाज के लोगों ने अशोक अज्ञानी की पहल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर सत्याग्रह कर लिया, लेकिन इसकी जानकारी शायद ही किसी को होगी। ये बिल्कुल सही है। इस तरह झालावाड़ में राजस्थान समग्र भील वर्ग ने SC ST आरक्षण में उप वर्गीकरण को लेकर मांग की। अरविंद भील के संयोजन में एक बड़ा जुलूस निकला, इसमें करीब 25,000 लोग शामिल हुए, लेकिन वह स्थानीय मीडिया में ही दर्ज होकर रह गया। यह स्थिति अन्य अनेक शहरों में हुए आयोजनों को लेकर रही। SC ST समाज के वंचित जातियों के छोटे बड़े संगठन ऐसे आयोजन अब भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी ओर न तो जनता का ध्यान जा रहा है और न ही सरकारों का। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो राजनीतिक दल अपने पहले कभी SC ST आरक्षण में उप वर्गीकरण का समर्थन किया करते थे, उन्होंने या तो चुप्पी साध ली या फिर अपने रुख को स्पष्ट करने से इनकार कर रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि इस बार हम मंत्रणा कर रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद तेलंगाना के कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने उनका स्वागत किया था। इस फैसले का स्वागत करने वाले में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी थे, लेकिन चिराग पासवान इसके विरोध में आ गए। एक दो क्षेत्रीय दल को छोड़कर अधिकांश जो है क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दल इस फैसले का विरोध कर रहे हैं या मौन धारण किए हुए हैं। विरोध करने वाले तर्क दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला SC ST समाज की एकता खत्म करने वाला है। आखिर यह कैसी एकता है जिसमें SC ST समाज के हितों की चिंता करने वाले ही यह देखने को तैयार नहीं कि उनके बीच आरक्षण का लाभ वंचित जातियों को मिला है या नहीं।
इन दोनों वर्गों के भी वंचित जातियों के कई संगठन SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर की व्यवस्था लागू करने के पक्षधर हैं, लेकिन ऐसा होने के आसार कम ही है, क्योंकि एक तो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी आवश्यकता भर जताई है और दूसरा राजनीतिक कारणों से कोई भी, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कही गई है। जो भी घटनाक्रम हुआ ये हम सभी के सामने है। इसके विरोध, कई लोग इसके विरोध में आ गए। संविधान में क्रीमी लेयर के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। यदि ऐसा है तो OBC आरक्षण में क्रीमी लेयर कैसे लागू है, ये भी विचार करने की बात है। SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर सिद्धांत लागू करने के विरोध में यह भी कहा जा रहा है कि उच्च पदों पर पहुंच गए SC/ST समाज के लोगों से भी भेदभाव होता है। अब यहाँ पे बिल्कुल हास्यास्पद बात है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर सिद्धांत लागू करने के विरोध में यह कहा जा रहा है कि उच्च पद पर जो पहुंच गए हैं SC/ST समाज के लोग, वहाँ भी उनके साथ भेदभाव होता है। इससे इनकार नहीं, लेकिन इसका अर्थ है कि आरक्षण पिछड़े तबकों के उत्थान के जरिए भले हो, उनके साथ होने वाले भेदभाव को दूर करने का कारगर उपाय नहीं है। स्पष्ट है कि भेदभाव को दूर करने के लिए केवल आरक्षण पर आश्रित नहीं रहा जा सकता। इसे दूर करने के लिए सरकारों और समाज को कुछ करना होगा। इसके लिए SC/ST समाज की अपेक्षाकृत समर्थ जातियों और इस समाज के हितों की बात करने वाले लोगों को भी सक्रिय होना होगा, क्योंकि यह एक सच्चाई है कि SC/ST समाज की वंचित जातियां से इन वर्गों की वे जातियां भी दूरी बनाकर रखती हैं जिनका सामाजिक आर्थिक अपेक्षाकृत अधिक। देखिए, जातियां जो हैं अपने आप में एक जाति ढूंढ लेती है, जो जिस जाति में वहीं पर अपने से एक निम्न जाति ढूंढ लेती है। SC/ST में भी अपने से निम्न जातियों को उन्होंने ढूंढा है, और जो जो कथित रूप से जो कई जो हैं जो सामाजिक आर्थिक रूप से अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में है, वो अपने से कथित रूप से निम्न एक जाति ढूंढ लेते हैं अपनी ही जातियों में, जो राजनीतिक रूप से प्रभावी हैं। इसका एक प्रमाण यह है कि जब SC/ST समुदाय की वंचित जातियों के संगठन आरक्षण में उपवर्गीकरण लागू करने पर बल देने के लिए अपने कार्यक्रम में लोगों के आने की अपील कर रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध करने वाले दलों और संगठनों के समर्थक X, फेसबुक आदि प्लेटफॉर्म पर उन पर तंज कस रहे थे और उनका एजेंट बता रहे थे। विडम्बना यह है कि SC/ST आरक्षण में उपवर्गीकरण के फैसले का विरोध करने वाले वे भी हैं जो यह नारा लगाते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बहुत बढ़िया। यहाँ पे ये भी है कि उपवर्गीकरण के फैसले करने वाले विरोध में वो भी हैं जो यह नारा लगाते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। भले ही ऐसे लोग SC/ST वर्ग की एकता की कितनी भी दुहाई दें, सच यह है कि इन दोनों वर्गों में अनेक ऐसी जातियां हैं जो आरक्षण के लाभ से वंचित हैं, फिर जिन्हें आरक्षण का नाक के बराबर लाभ मिला है। यदि SC/ST आरक्षण में उपवर्गीकरण की दिशा में आगे नहीं बढ़ा जाता है, तो यह इन समुदायों की दर्जनों वंचित जातियों के साथ जानबूझकर किया जाने वाला अन्याय होगा। तो ये यहाँ पर SC/ST आरक्षण को लेकर के जो चीज़ें थी यहाँ पे कही गई है। अगला देखते हैं। एक साथ चुनाव की तैयारी चल रही है। 2029 में जो है लोकसभा चुनाव होगा, तो उसमें ये ज़्यादा संभावना है कि ऐसा वन कंट्री वन इलेक्शन को लागू कर दिया जाए। रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी और काफ़ी विचार विमर्श किया गया, कई सारी बाधाओं को दूर कर लिया गया है और उपाय सुझाए गए हैं। एक साथ चुनाव कराने में जो बाधा आ रही थी उसमें मतलब कहा जा रहा है कि ज़्यादातर जो तर्क थे विरोध में वो खोखले थे, और 1967 तक ऐसा इसलिए क्योंकि 1967 तक लोकसभा विधानसभा के चुनाव साथ होते रहे हैं। आखिर इस तथ्य के आलोक में यह कैसे कहा जा सकता है कि एक साथ चुनाव कराना संविधान सम्मत नहीं है? क्या जब एक साथ चुनाव होते थे तो क्या वो संविधान की उपेक्षा कर रहे थे? ऐसी सारी चीज़ें यहाँ पे कही गई है। इसमें देखिए, जो सबसे बड़ी चीज़ है मध्यवर्ती चुनाव की मान लिया संभावना बनती है, तो क्या होगा? मान लिया किसी भी दल को मान लिया एक साथ इलेक्शन हुए और विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं हुआ, तब क्या होगा? लेकिन तो इसका सोल्यूशन ये निकाला गया है कि जो जैसे 2029 में इलेक्शन होगा और उसका कार्यकाल होगा 2034 तक। तो मान लिया कि 2029 में इलेक्शन हुआ और कोई भी सरकार नहीं बना पाए, तो अब जो होगा मान लिया 2030 में मान लिया इलेक्शन होता है, तो उसका कार्यकाल अगले शेष 4 साल के लिए ही होगा। मान लिया कोई सरकार 2033 में गिर जाती है, तो अगला जो चुनाव होगा 2032 में गिर जाती है, 33 में गिर जाती है, तो उसका जो कार्यकाल होगा वो 2034 तक ही होगा, ताकि ये जो एक साथ एक इलेक्शन वाला जो क्रमबद्धता वो ना टूटे। ऐसा ये डिसीजन जो है निकल कर आया है। तो कई सारी बाधाओं को दूर कर लिया गया है लगभग, और ऐसा लग रहा है कि एक जो ये वन कंट्री वन इलेक्शन है वो 2029 में शाश्वत हो जाएगा। अगला देखते हैं। चीता युग के 2 वर्ष हो गए हैं। चीता आया था, आप जानते हैं 75 वर्ष बाद देश में आमद हुई थी, और 1972 में चल रही चीता को भारत में लाने की कोशिश आखिरकार 2022 में सफल हुई। 1973 में पहली बार भारत और ईरान सरकार के बीच इसका लिए अनुबंध हुआ था, लेकिन बात नहीं बनी। 2008 में इस परियोजना को लेकर प्रयास हुआ, लेकिन अंततः यह मामला 2020 में सुलझाया गया।
2022-23 में नामीबिया से 8 और दक्षिण अफ्रीका से 12 चीता में से 8 वयस्क चीतों की मौत हो चुकी है। कहा जा रहा है कि नामीबिया से 8 और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 12 चीतों में से 8 की मौत हो चुकी है। इन चीतों के वंश में जन्मे 17 शावकों में से 12 जीवित हैं। हालांकि इसमें दो राय नहीं कि अभी भी चीता युग शैशव अवस्था में ही है। देश के चीतों की गौरव भूमि का स्थान प्राप्त करने के लिए लंबी यात्रा करनी होगी। तो ये चीता को लेकर के था। अगला देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि हाल ही में चीता पवन की मौत के बाद पार्क प्रबंधन के साथ ही चीता प्रोजेक्ट से जुड़े अफसरों ने सतर्कता का दायरा जो है बढ़ा दिया। यही वजह है कि चीता को खुले जंगलों में छोड़े जाने को लेकर अब भी अधिकारी निश्चिंत नहीं है। तो चीता पवन था। एक बार याद होगा कि बीपीएससी जो है एक क्वेश्चन पूछ दी थी कि अभी हाल ही में किस बड़े बाघिन की मौत हो गई, तो उसका नाम था मछली। तो उसी संदर्भ में ये क्वेश्चन भी हो सकता है। एक चीता था, उसका नाम था पवन, जिसकी मौत हो गई थी। ठीक है, अगला देखते हैं। तो उनकी भी सुने, ये हमारा चर्चा हो चुका है। अब अगला देखते हैं, जैविक अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ते कदम। तो केंद्र सरकार ने जो है बायो ई3 नीति को मंजूरी दी है। बायो ई3 नीति जैव प्रौद्योगिकी के विभिन्न अनुप्रयोग जैसे जेनेटिक्स, जैव रसायन, आणविक जीव विज्ञान आदि से विशिष्ट उत्पाद तैयार किए जाते हैं। इस क्षेत्र में नई तकनीक से खाद्यान्न सुरक्षा के साथ दवाएं, उर्वरक, टीके, अक्षय ऊर्जा समेत अनेक बुनियादी आवश्यकताओं की उपलब्धता को टिकाऊ बनाने में मदद मिल रही है। इससे जैव प्रौद्योगिकी आधारित अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहन मिलने में मदद मिलेगी। इसमें क्या कहा गया है, देख लेते हैं। भारत अगले 3 साल में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी और हम विकसित देश बन जाएंगे। और इस यात्रा में खाद्यान्न सुरक्षा के साथ दवा, उर्वरक, टीका, अक्षय ऊर्जा समेत अनेक बुनियादी आवश्यकताओं की उपलब्धता को टिकाऊ बनाना होगा। दैनिक जीवन में खपत होने वाली जो कई वस्तुएं हैं, रासायनिक प्रक्रिया से तैयार होती है। इन वस्तुओं को बनाने में काफ़ी मात्रा में संशोधन का नियोजन होता है, संसाधनों का। और जलवायु संकट के दौर में हमें ऐसे संसाधन विकसित करने होंगे जिनका जो कार्बन फुटप्रिंट है वो कम हो। हमें ऐसे संसाधन विकसित करने होंगे जिनका कार्बन फुटप्रिंट कम हो। ऐसे में जैव प्रौद्योगिकी समावेशी विकास का सबसे कारगर उपक्रम बनकर उभरा है। जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी जो है समावेशी विकास का सबसे कारगर उपक्रम बनकर उभरा है। इनसे प्रयोगशाला में नए उत्पाद और वस्तुएं तैयार करने वाली जैविक प्रक्रिया विकसित की जाती है। जीवधारियों से प्राप्त एंजाइम का उपयोग करके उपयोगी उत्पाद तैयार होते हैं। यह संसाधनों के पुनः उपयोग तथा पुनर्चक्रण को बढ़ावा देता है। जेनेटिक्स इंजीनियरिंग और जैव रासायनिक प्रौद्योगिकी इस क्षेत्र की अद्यतन विधियां हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग और जैव रासायनिक प्रौद्योगिकी के बारे में यहाँ पे चर्चा किया जा रहा है कि जो बहुत सारे हैं जो उत्पाद हम प्रयोगशाला में तैयार करते हैं, नई वस्तु तैयार करते हैं और इस तरह से जैविक प्रक्रिया विकसित की जाती है और एंजाइम का उपयोग करके हम कई सारे उपयोगी उत्पाद तैयार करते हैं। तो केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में जैव अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए बायो ई3 नीति को मंजूरी दिया है। इससे जैव प्रौद्योगिकी आधारित अर्थव्यवस्था, पर्यावरण एवं रोजगार जैसे क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद के मुताबिक 2020 में भारतीय जैव अर्थव्यवस्था का आकार 70 अरब डॉलर का था। 2020 में जो है हमारा जैव अर्थव्यवस्था का आकार कितना था, 70 अरब डॉलर का था। 2021 में इसकी हिस्सेदारी 2.6% रही। इस दशक के अंत तक यह हिस्सेदारी 3.5% के स्तर पर पहुंच जाएगी, ठीक है। जैव प्रौद्योगिकी के विभिन्न अनुप्रयोग जैसे जेनेटिक्स, जैव रसायन, आणविक जीव विज्ञान आदि से विशिष्ट उत्पाद तैयार किए जाते हैं। इस क्षेत्र में नई तकनीक से चिकित्सा क्षेत्र में दवा, टीका, उपचार का विकास किया जा रहा है। कृषि में जेनेटिक्स रूप में संशोधित प्रजातियां, जैव ईंधन जहां कृषि व्यवस्था में बदलाव लेकर आए हैं, वहीं कई तरह के रसायन, कागज, वस्त्र और खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक है। तो विश्व जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है और जैव ईंधन ऐसा करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। विश्व जो है जीवाश्म ईंधन पर अपना निर्भरता कम करना चाहता है और जैव ईंधन जो है इस रूप में एक महत्वपूर्ण तरीका है। जैव ईंधन ऊर्जा का टिकाऊ भविष्य है जो बिना किसी प्रदूषण के स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन करता है। जैव ईंधन ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के साथ फसलों के उत्पादन को बढ़ाने में भी योगदान देता है जो मानव स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। जैव ईंधन का मतलब है पेड़ पौधा, अनाज, शैवाल, भूसी, वेस्ट फूड, ये सब। जैव ईंधन को कई तरह के बायोमास से निकाला जाता है। इसमें कार्बन की कम मात्रा होती है। अगर इसका इस्तेमाल बढ़ेगा तो दुनिया में पारंपरिक ईंधन, पेट्रोल, डीजल पर निर्भरता कम होगी और पर्यावरण प्रदूषण भी कम होगा। बायोफ्यूल बाजार में अमेरिका और ब्राज़ील की हिस्सेदारी 80% से भी ज़्यादा है। बायोफ्यूल बाजार में जो अमेरिका और ब्राज़ील की हिस्सेदारी है वो 80% से भी ज़्यादा है। यूरोपीय संघ उसके बाद आता है। भारत सरकार ने जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति का निर्माण किया है।
जिसके तहत सरकार 25-26 तक एथेनॉल युक्त 20% पेट्रोल के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो बायोफ्यूल में जो है अमेरिका और ब्राजील की हिस्सेदारी 80% से ज़्यादा है, फिर यूरोपीय संघ आता है। भारत जो है 25-26 तक एथेनॉल युक्त जो है 20% पेट्रोल का लक्ष्य रखा है, और ये राष्ट्रीय जैव नीति, जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति भारत सरकार ने तैयार किया है। इसी के तहत ये 20% का लक्ष्य रखा है। खाद्यान्न सुरक्षा को बढ़ावा, जैव प्रौद्योगिकी का सबसे अधिक जो अनुप्रयोग खेती और उससे जुड़ी गतिविधियों में होता है। इसकी मदद से हम नई किस्म का बीज तैयार कर रहे हैं। जैव प्रौद्योगिकी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में अभूतपूर्व बदलाव लेकर आई है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में। ठीक है, विश्व में मानव उपभोग के लिए उत्पादित भोजन का 5वां हिस्सा नष्ट हो जाता है। विश्व में मानव उपभोग के लिए उत्पादित भोजन का 5वां हिस्सा नष्ट हो जाता है। ऐसे में इसे बचाने में जैव तकनीक काफ़ी असरदार साबित हो रही है। देश में फल, सब्जी, अनाज की बर्बादी रोकने के लिए इसकी श्रेष्ठ प्रथाओं को अपनाना होगा। केंद्र सरकार ने इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई नीतिगत कदम उठाए हैं। आज देश भर में E20 ईंधन की खपत बढ़ने से देश का तेल खर्च कम हुआ है। बायो E3 नीति के लागू होने से जैव इथेनॉल उत्पादन के क्षेत्र में तकनीक और नवाचार सामने आएंगे। अनाज और खाद्य पदार्थों से तैयार होने वाला बायो इथेनॉल जैव प्रौद्योगिकी की सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं में से एक है। इस तरह परिशुद्ध खेती के लक्ष्य को हासिल करने में रासायनिक उर्वरक की जगह जैविक कीटनाशक अहम है। तो यहाँ पर परिशुद्ध खेती करना हो तो वहाँ पे रासायनिक उर्वरक की जगह पर जैविक कीटनाशक अहम होगा। इनका विकास जैव प्रौद्योगिकी पद्धति से किया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा संचालित परंपरागत कृषि विकास योजना, बहुत बढ़िया। यहाँ पर परंपरागत कृषि विकास योजना हमने जो विजन IAS का कृषि एवं संबंध मंत्रालय के बारे में चर्चा किया था योजना को, उसमें इसकी चर्चा की थी। परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन जैसी अनेक योजनाओं की सफलता में बायो E3 नीति सहायक होगी। यहाँ पे छोड़ दिया। जैसे बायो E3 जब हम बोलते हैं तो इसका फुल फॉर्म क्या हुआ, बायो E3। ठीक है, बायो E3 में क्या क्या है, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और एम्प्लॉयमेंट। और ये किस पर बेस्ड होगा, बायो पर, जैव प्रौद्योगिकी पर। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी पर। चूंकि ये जो तीनों इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और एम्प्लॉयमेंट से संबंधित है, इसी कारण इसको बायो E3 कहेंगे। ठीक है, और ये काफ़ी गेम चेंजर साबित होगा आगे आने वाले समय में। इसमें हमने देख लिया क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल है, सब कुछ है। जैव प्रौद्योगिकी पद्धति में सब कुछ आ रहा है। परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में भी चर्चा किया, और मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन ये भी इसमें शामिल है। जैसे अनेक योजनाओं की सफलता में बायो E3 नीति सहायक होगी। हालांकि इस क्षेत्र में वैश्विक बाजार के दबाव से मुक्त होकर आगे बढ़ना होगा। जेनेटिक रूप से रूपांतरित GM फसलें, जैव प्रौद्योगिकी जेनेटिक रूप से रूपांतरित फसलें, GM फसलें जैव प्रौद्योगिकी की देन है, लेकिन यह तभी उपयोगी होगी जब मिट्टी एवं खाद्यान्न सुरक्षा से जुड़ी आशंकाएं पूरी तरह से हल कर ली जाए। जैव प्रबलीकृत बायोफोर्टिफाइड फसलें कुपोषण से जंग को आसान बनाती है। बहुत बढ़िया। बायोफोर्टिफाइड जो फसलें होती है कुपोषण से जंग को आसान बनाती है, लेकिन जब हमारे पास श्री अन्न की अनेक समृद्ध जलवायु अनुकूल फसलें उपलब्ध हैं तो उनकी खेती को बढ़ावा देना लागत सक्षम और पर्यावरण अनुकूल पहल होगी। बहुत बढ़िया। श्री अन्न भी हमारे पास, मोटा अनाज, तो यदि हम उसकी खेती करते हैं तो हम पर्यावरण सक्षम और उसका अनुकूलन हेतु हम एक पहल करेंगे। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा दूध, चावल, नमक, आटा, तेल के फोर्टिफिकेशन को मंजूरी दी गई है। इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उपलब्ध कराया जा रहा है। खाद्यान्न अतिरिक्त पोषक तत्वों से युक्त बन गया है। दवाओं एवं टीकों की उपलब्धता यहाँ पे, तो इसमें क्या है, विश्व से हेपेटाइटिस B के उन्मूलन के आविष्कार के लिए टीके से आज यह बीमारी काफ़ी हद तक सिर्फ नियंत्रण में ही नहीं है बल्कि कई जानें भी बचाई जा चुकी है। आज मधुमेह से लड़ाई में कारगर इंसुलिन की उपलब्धता के पीछे जैव प्रौद्योगिकी है। कुछ वर्ष पहले आए कोविड महामारी के वैश्विक संकट में भारत की जैव प्रौद्योगिकी क्षमता का दुनिया ने लोहा माना। एक और जहां विश्व की दिग्गज अर्थव्यवस्थाएं असहाय नजर आई, वहीं कोरोना वायरस जनित इस आपदा को परास्त करने में भारत ने जैव प्रौद्योगिकी का एक अहम हथियार बनाया। भारतीय विज्ञानियों ने जिस तरह से जैव प्रौद्योगिकी की मदद से mRNA वैक्सीन तैयार किया, उससे कोरोना की जंग भारत वैश्विक स्तर पर मानवता की पहल का केंद्र बना। विश्व के अलग अलग देशों को वैक्सीन मैत्री के तहत उपलब्ध कराए गए टीके जैव प्रौद्योगिकी को मानवता का एक बड़ा उपहार था। ठीक है, जैव अर्थव्यवस्था में जैविक दवाओं की सबसे अहम हिस्सेदारी होती है।
सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मंजूर की गई लगभग 2 दर्जन दवाएं बाजार में 2025 तक उपलब्ध होंगे। जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश विगत कुछ वर्षों में काफी बढ़ा है और इसका लाभ भारतीय दवा उद्योग को हुआ है। एक रिपोर्ट के अनुसार 55 बायोफार्मा कंपनियों के आवेदन उत्पादन संबंध प्रोत्साहन तो पीएलआई योजना के तहत इसको मंजूरी दिया गया है 55 बायोफार्मा कंपनियों को। जैव प्रौद्योगिकी भारतीय रोजगार परिदृश्य में ठोस बदलाव लेकर आया है। आज देश में 2000 से अधिक बायो स्टार्टअप्स हैं। इनमें सबसे बड़ी जो संख्या है ऐसे स्टार्टअप्स की है जो सिर्फ 4-5 साल पुराने हैं। ऐसे में प्रारंभिक स्तर पर ही उन्हें यदि बाजार मुहैया कराया जाए तो ये सफलता के नए मानक स्थापित करेंगे। तो दिव्यांगता की लड़ाई में भी ये सहायक है बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें बायो प्रिंटिंग जैसे नवाचार दिव्यांगता की लड़ाई को आसान बनाते हैं। बायो प्रिंटिंग में वस्तुओं की प्रतिकृति तैयार करने के साथ साथ उनमें संवेदन क्षमता भी विकसित की जाती है। 3D 4D प्रिंटिंग में प्लास्टिक और धातु की जगह जीवित कोशिकाएं बायो इंक उपयोग में लाई जाती है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि 3D और 4D जो प्रिंटिंग होती है उसमें प्लास्टिक और जो धातु की जगह पे हैं जीवित कोशिकाएं बायो इंक में उपयोग में लाई जाती है। ये जैविक तत्व के संश्लेषण से प्राप्त होती है। बायो प्रिंटिंग जीन थेरेपी के साथ ही टिश्यू इंजीनियरिंग में अभूतपूर्व बदलाव लाएगी। तो बायो प्रिंटिंग जो है जीन थेरेपी के साथ ही टिश्यू इंजीनियरिंग में अभूतपूर्व बदलाव लाएगी। इसमें टिश्यू या उसकी प्रतिकृति तैयार कर ली जाती है। इसमें व्यक्ति की दिव्यांगता के अनुसार कृत्रिम जैविक अंग तैयार किए जाते हैं। बायोनिक आँख, कॉन्ट्रैक्ट लेंस, स्पीच रिस्टोरर, स्मार्ट पील, नव रिजनरेटर, पोर्टेबल डायलिसिस, प्रीसिंथेटिक लिम्ब आदि तैयार करने में बायोटेक्नोलॉजी की क्षमता का दोहन होना चाहिए। हालांकि नई उत्पादक प्रजातियों का विकास हो या मनुष्य या पशुधन की जैविक संरचना में बाह्य या आंतरिक बदलाव, इसके लिए अत्यधिक सावधानी बरतनी होगी। नियमन के अभाव में इससे नई चुनौतियां भी पैदा होगी। बहुत ही शानदार लेख था बायोटेक्नोलॉजी को लेकर के। बायोटेक्नोलॉजी का क्या अहम रोल है इसके बारे में हमने सब कुछ देखा। इसको एक बार आप जरूर रिवीजन कीजिएगा। बायो ई3 नीति पॉलिसी को मंजूरी दिया गया है। इन्वायरमेंट बायो ई3 में क्या क्या था, इन्वायरमेंट है, इकोनॉमी है और एम्प्लॉयमेंट है। और ये किस तरह से इसमें जैव प्रौद्योगिकी किस तरह से यूजफुल है ये सब हमने इसमें चर्चा किया है। चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, खाद्यान्न सुरक्षा में हो, दिव्यांगों के लिए हो या फिर दवाओं और टीका की उपलब्धता हो, इसके लिए हो। जैव प्रौद्योगिकी के बारे में ये काफ़ी डिटेल, मतलब आप ये समझ सकते हो कि साइंस टेक में ये क्वेश्चन बायोटेक को लेकर पूछा जाता है तो उसमें आप इसके माध्यम से बहुत ही अच्छा आंसर राइटिंग कर सकते हो। ठीक है, अब अगला देखते हैं जैव प्रौद्योगिकी पर बढ़े शोध। तो जैव प्रौद्योगिकी को में जो रिसर्च है उसको लेकर यहाँ पे एक आर्टिकल्स है। तो देश में जैव प्रौद्योगिकी पर शोध एवं निवेश को हर स्तर पर बढ़ावा देना होगा। पिछले केंद्रीय बजट में जैव प्रौद्योगिकी विभाग के बजटीय आवंटन में 16% कटौती की गई थी। इसी तरह शोधकर्ता, अकादमिक जगत तथा उद्योग के बीच जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों को व्यवहारिक रूप देने वाले जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद के बजटीय आवंटन में वृद्धि की आवश्यकता है। कुछ प्रतिष्ठित संस्थानों एवं केंद्रीय विश्वविद्यालयों को छोड़ दें तो राज्य के विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय में जैव प्रौद्योगिकी विभाग एवं उनकी प्रयोगशालाओं में संसाधनों का अभाव बड़ी चुनौती है। वहाँ शोध की पर्याप्त अवसंरचना न होने से जैव प्रौद्योगिकी विषय के स्नातक प्रस्नातक रोजगार और बाजार की आवश्यकताओं को पूरा करने में अक्षम होते हैं। इस संकट के समाधान के लिए केंद्र और राज्य सरकार को साथ में उद्योग जगत को भी तो यहाँ पे ये अनुसंधान शोध के लिए फंडिंग को बढ़ावा देने की बात कही जा रही है और शोध को विश्वविद्यालय और में किस तरह से बढ़ावा दिया जाए और उसके लिए अवसंरचनाओं का निर्माण किया जाए। शोध नवाचार के लिए सरकारी अनुदान पर निर्भरता की मानसिकता भी ठीक नहीं है, ये भी कहा गया है। केंद्र सरकार ने बायो ई3 नीति के साथ विज्ञान धारा योजना के लिए 10,579 करोड़ रुपया स्वीकृत किया है। अगर जैव प्रौद्योगिकी आधारित शोध एवं विकास कार्यक्रम को गति देने वाले विश्वविद्यालय एवं शोध संस्थान तथा स्टार्टअप्स तक निवेश और नीतिगत प्रोत्साहन पहुंचता है तो यकीनन भारत का जैव अर्थव्यवस्था का सिरमौर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये यहाँ पे जैव अनुसंधान को लेकर कहा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल्स था, इसको आप दोबारा एक बार रिवाइज कीजिएगा। अब अगला जो है जनसांख्यिकी परिवर्तन ने बढ़ाई चिंता। तो जनसांख्यिकी परिवर्तन जो हो रहा है उसको लेकर के यहाँ पे एक न्यूज है। तो डेमोग्राफिक चेंज हो रहे हैं, कुछ वर्षों में काफ़ी हुआ है। 2022 के विधानसभा चुनाव, तो ये जो है उत्तराखंड में जो डेमोग्राफिक चेंज है उसको लेकर के कहा गया। तो डेमोग्राफिक चेंज तो देखो हर एक जगह पे हो रहा है। बांग्लादेश, घुसपैठिया, रोहिंग्या ये सब आ रहे हैं, जनसंख्या परिवर्तन हो रहा है। और इसका जो है आप देख रहे हो कि अब मणिपुर में भी जो हिंसा चल रहा है उसमें भी कुकी चीनी का घुसपैठ बहुत ज़्यादा है।
रोहिंग्या का भी घुसपैठ है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कही गई है, ठीक है। अब इसी कारण यहाँ पे उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट लाया गया, जनसंख्या नियंत्रण के विषय में बहुत सारी बातें कही गई है, तो ये सब इसमें शामिल है, ठीक है। अगला देखते हैं, और ये जो है जनसांख्यिकी जो परिवर्तन है ये सभी स्टेट में लगभग है, ठीक है। अगला देखते हैं, वस्तु निर्यात 13 महीने में सबसे बड़ी गिरावट हुई है, तो इसको लेकर है वैश्विक अनिश्चितता के कारण अगस्त में जो है निर्यात 9.3% घटा है और 34.71 अरब डॉलर रहा, जिसके कारण व्यापार घाटा बढ़ा है। सोना का आयात रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। सीमा शुल्क में भारी कटौती और त्योहारी मांग के चलते अगस्त में सोने का आयात जो है दुगना हो गया है। अब देखिए त्योहारी मांग हो रहा है और सीमा शुल्क में भारी कटौती हुआ है, जिसके कारण सोना का आयात दुगना हुआ है। 10.6 अरब डॉलर का रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। पिछले साल की समान अवधि में सोने का आयात 4.9 अरब डॉलर था, लगभग दुगुना से भी ज़्यादा हो गया है। सोने के आयात का देश के चालू खाते घाटे पर असर पड़ता है। सोना का आयात जो हम करते हैं उससे देश के चालू खाते घाटे पर असर पड़ता है। अप्रैल से जुलाई के दौरान सोने का आयात 4.2% से घटकर 12.64 अरब डॉलर हो गया। पिछले वित्त वर्ष में सोने का आयात 30% से बढ़कर, ठीक है। तो ये हम लगभग 10 अरब डॉलर का हम यहाँ पर सोने का आयात कर रहे हैं। इसका इफेक्ट हमें चालू खाते घाटे पर देखने को मिलता है, क्योंकि आयात को बढ़ाता है ये। अब देखिए ऑलरेडी हमारा जो निर्यात है अगस्त में 9.3% घटा है, तो देश का जो वस्तु निर्यात है खास करके वो अगस्त महीने में 9.3% घटा है और ये 34.71 मतलब 35 अरब डॉलर रह गया है। निर्यात में यह 13 महीने की सबसे बड़ी गिरावट है। एक साल पहले इसी महीने में यह 38 अरब डॉलर हुआ करता था, अगस्त में 3.3% बढ़ा था और 64.36 अरब डॉलर रहा, जो एक साल पहले इसी महीने में 62 था, ठीक है। आयात और निर्यात के बीच अंतर यानी व्यापार घाटे की बात करें तो यह बढ़कर 29.65 अरब डॉलर हो गया। तो हमारा व्यापार घाटा जो है लगभग 30 अरब डॉलर है और यह 10 महीने में सबसे ज़्यादा है। देश के वस्तु निर्यात में जुलाई महीने में 1.5% की गिरावट आई थी। चालू वित्त वर्ष के अप्रैल से अगस्त के दौरान निर्यात में 1.14% से बढ़कर इतना अरब डॉलर हो गया है, ठीक है। तो ये सब चेंज होता रहेगा। तो एग्जाम के परिप्रेक्ष्य से ही हम थोड़ा जो पॉइंट है उसको हम देख लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या था, हमारा जो चालू खाता घाटा है, सॉरी व्यापार घाटा जो है हमारा कितना है 30 अरब डॉलर है और हमारा निर्यात जो रहा वो 65 अरब डॉलर रहा, लगभग 3.3% घट करके। आगे देखते हैं, अगस्त महीने में इलेक्ट्रॉनिक सामान, फार्मा, इंजीनियरिंग निर्यात क्रमशः इतना प्रतिशत बढ़ा है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स सामान जो है 7.8% और इंजीनियरिंग निर्यात भी 4.67% इस तरह से बढ़ा है। सेवा निर्यात जो है 31 अरब डॉलर का रहा, ठीक है। सेवा निर्यात हमारा कितना रहा, 31 अरब डॉलर का, जबकि आयात 15.7 अरब डॉलर का। पिछले साल की समान अवधि में निर्यात इतना अरब, ठीक है। भारत का जो कुल निर्यात है वस्तु और सेवा मिलाकर देखें तो ये 65 अरब डॉलर का है, जिसमें सालाना आधार पर 2.4% की गिरावट दर्ज की गई है। पिछले साल की समान अवधि में यह 67 था, तो इसमें थोड़ा सा गिरावट दर्ज किया गया है, 2.4%। जुलाई में भारत का कुल निर्यात जो था 62.42% था, सॉरी 62.42 अरब था। तो ये हमने यहाँ पर देख लिया। अगला देखते हैं, यहाँ इसमें क्या लिखा हुआ है। मौजूदा वैश्विक स्थितियों में निर्यात एक बड़ी चुनौती है। चीन में मंदी की आशंका और यूरोपीय संघ और अमेरिका में जारी मंदी जैसे कारण के चलते निर्यात प्रभावित हुआ है। तेल की कीमतों में गिरावट और लाल सागर संकट के चलते परिवहन लागत में वृद्धि हुई है, इसके कारण निर्यात को नुकसान पहुंचा है। इन चुनौतियों के बावजूद चालू वित्त वर्ष के पहले 5 महीने के दौरान भारत में के निर्यात में सकारात्मक वृद्धि, तो पहला जो 5 महीना था वो वहाँ पे निर्यात में सकारात्मक वृद्धि देखने को मिला था। निर्यात को बढ़ाने के लिए वाणिज्य मंत्रालय अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में नए बाजार की खोज पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्यों घटा है, इसके बारे में कहा गया कि चीन में मंदी, यूरोपीय संघ अमेरिका संघ में मंदी, यूरोपीय संघ और अमेरिका में मंदी के चलते निर्यात प्रभावित हुआ। तेल की कीमत में गिरावट आया है। लाल सागर का जो संकट है वहाँ पे परिवहन लागत में वृद्धि हुआ है, इसके कारण हालांकि हमारा निर्यात घटा है, ठीक है। अगला देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 31 अरब डॉलर रहा अगस्त सेवा में। सेवा का निर्यात हमने देख लिया कितना रहा, 31 अरब डॉलर और आयात रहा 15.7 अरब डॉलर, ठीक है। टोटल जो हमने देखा था देश में वस्तु निर्यात कितना, 35 अरब डॉलर, ठीक है। 35 अरब डॉलर वस्तु निर्यात 35 अरब डॉलर, ठीक है। और सेवा निर्यात, सेवाओं का निर्यात कितना रहा, 30 अरब डॉलर, ठीक है। तो इस तरह से 65 अरब डॉलर हमारा टोटल निर्यात है।
ठीक है, अगला देखते हैं। देश की जीडीपी लगातार देश की जीडीपी में जो परसेंटेज है वो लगातार घट रहा है। इसका बंगाल की हिस्सेदारी घट रहा है, उसके बारे में लिखा हुआ है। तो बंगाल ही नहीं, हम पूरा ये देख लेते हैं कि जो गुजरात है देश की जीडीपी में अपना हिस्सेदारी बढ़ाया है और इसका हिस्सेदारी 5.8% हो गया है। ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र का है, गुजरात के बाद महाराष्ट्र का। यहाँ पे गुजरात का जो प्रति व्यक्ति आय है वो प्रति व्यक्ति आय 1960 में इतना था, जो अब हो गया 160% हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा गया है, इसमें कुछ खास नहीं है। इसमें देखते हैं बिहार का यदि बात करें तो पिछले 2 दशक में उसकी स्थिति स्थिर रही है। वह अन्य राज्यों से काफ़ी पीछे है और उसके बराबरी आने के लिए उसको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जीडीपी में बंगाल की हिस्सेदारी लगातार घट रहा है। देश के पूर्वी हिस्से का विकास जहाँ चिंता का विषय बना हुआ है, वहीं बंगाल को छोड़कर अन्य समुद्री तटीय राज्यों ने देश के अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। भारतीय राज्यों का सापेक्ष आर्थिक प्रदर्शन 1960-61 से 23-24 नामक एक जो पेपर है उसमें ये निबंध मतलब उसमें ये लेख कराया था। ठीक है, तो ये देश की जीडीपी में पंजाब से ज़्यादा हरियाणा की हिस्सेदारी है। ठीक है, ऐसे ऑलरेडी हमारा जो वीडियो है वो काफ़ी लंबा हो चुका है, 1 घंटा क्रॉस कर चुका है। कुपोषण किससे जो जंग में है उसमें भारत ने काफ़ी प्रगति किया है और इसकी प्रशंसा कर रहे हैं बिल गेट्स। ठीक है, इसमें जो है पीडीएस की काफ़ी प्रशंसा की गई है, मिड मील की प्रशंसा की गई है, फोर्टिफाइड जो खाद्य पदार्थ है उसकी प्रशंसा की गई है और भारत पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भारत को ए ग्रेड उन्होंने दिया है कुपोषण की समस्या लड़ने में। गेट्स कह रहे हैं कि भारत यह मानता है कि पोषण संबंधी कुछ संकेतक उसकी अपेक्षा से कमजोर है। ऐसी स्पष्टता और इस पर ध्यान केंद्रित करना बहुत प्रभावशाली है। ठीक है, तो ये ओवरऑल है और इसमें और भी कहा गया है कि मैं इस समस्या पर ध्यान केंद्रित करने भारत को ए ग्रेड दूंगा। गेट्स ने कहा कि भारत इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अगले 5 वर्षों में भारत में बहुत कुछ सीखा जाएगा जिससे विश्व स्तर पर अनेक कार्यक्रम के लिए जानकारी मिलेगी। उन्होंने बातचीत के क्रम में बताया कि कैसे भारत का निजी क्षेत्र एनीमिया के उपचार जैसे लागत प्रभावी समाधान विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। विशेष रूप से इससे अफ्रीका को लाभ होगा। उन्होंने भारत में दान देने वाले लोगों की प्रशंसा की जिसमें अधिक तकनीकी दिग्गज और व्यवसाय कुपोषण से निपटने में सहित स्वास्थ्य पहलों में योगदान दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आज का ओवरऑल न्यूज़ डिस्कशन, एडिटोरियल डिस्कशन। काफ़ी अच्छे अच्छे न्यूज़ हमने आज डिस्कस किए हैं, काफ़ी सारी चीज़ हमें सीखने और देखने को मिला है। फिर है ठीक है, हम कल मिलते हैं अगले ऐसे ही न्यूज़ और एडिटोरियल के डिस्कशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।